नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राचीन काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं वर्धन वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन ए है वेनसांग, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है इत्सिंग, ऑप्शन डी है फाहियान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था तथा यह 302 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। मेगास्थनीज 6 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। इंडिका से हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है विक्रमशिला, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है कौशाम्बी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। प्राचीन भारत में कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। कौशाम्बी प्राचीन भारत के 6 प्रमुख नगरों में से एक था तथा महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के 6वें और 9वें वर्ष में कौशाम्बी की यात्रा की थी। जबकि तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा ये तीनों ही प्राचीन भारत में विद्या अध्ययन के प्रमुख केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, शून्य की खोज किसने की? ऑप्शन ए है वराहमिहिर, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है भास्कर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ऑप्शन ए है पत्थर के बने अस्त्र, ऑप्शन बी है पत्थर के बने औजार, ऑप्शन सी है बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, ऑप्शन डी है पत्थर से बनी दैनिक उपयोग की सामग्री। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब बड़े पत्थरों से घेरी समाधियां प्रयोग की जाती थी। महापाषाण संस्कृति को मेगालिथिक एज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ऑप्शन ए है हितोपदेश, ऑप्शन बी है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी है पंचतंत्र, ऑप्शन डी है कथा सरित सागर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? ऑप्शन ए है पांडुलिपियों का अध्ययन, ऑप्शन बी है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ऑप्शन सी है तालपत्रों का अध्ययन, ऑप्शन डी है ताम्रपत्रों का अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हितोपदेश के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है भवभूति, ऑप्शन सी है नारायण पंडित, ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। हितोपदेश में भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं। हितोपदेश की विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें विभिन्न पशु पक्षियों पर आधारित कहानियों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए है वसुमित्र, ऑप्शन बी है अश्वघोष, ऑप्शन सी है भरत मुनि, ऑप्शन डी है वात्स्यायन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी है 78 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी है 57 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी है 73 ईसा पूर्व में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है तिब्बत, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है कंबोडिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है।
अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है तथा यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। अंकोर वाट भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है तथा इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुरापाषाण काल में मानव के मनोरंजन के साधन था। ऑप्शन ए है शिकार, ऑप्शन बी है जुआ, ऑप्शन सी है संगीत, ऑप्शन डी है घुड़सवारी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का मुख्य साधन शिकार था। जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था उस समय को पुरापाषाण काल नाम दिया जाता है। पुरापाषाण काल को 3 कालों में बांटा जाता है, आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। ऑप्शन ए है पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी है नवपाषाण काल, ऑप्शन सी है ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन डी है लौह युग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ताम्रपाषाण काल को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल नवपाषाण युग के बाद शुरू हुआ था। इस काल में मनुष्य ने पत्थर के औजारों को त्याग कर तांबे के औजारों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वप्न वास्तवदत्ता के लेखक हैं। ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है भास, ऑप्शन सी है भवभूति, ऑप्शन डी है राजशेखर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। स्वप्न वास्तवदत्ता के लेखक भास हैं। सबसे पहले संपूर्ण नाटक को लिखने का श्रेय भास को जाता है। स्वप्न वास्तवदत्ता भास की प्रमुख रचनाओं में से एक है। यह रचना राजा उदयन एवं वास्तवदत्ता की कहानी पर आधारित है। भास कालिदास के पूर्ववर्ती थे तथा गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटकों को खोज निकाला था। क्वेश्चन नंबर 15 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए है चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी है तर्कशास्त्र, ऑप्शन सी है बौद्ध दर्शन, ऑप्शन डी है रसायन विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था तथा इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ऑप्शन ए है जावा मनुष्य, ऑप्शन बी है क्रो-मैग्नन मनुष्य, ऑप्शन सी है नियंडरथल मनुष्य, ऑप्शन डी है पेकिंग मानुस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नन मनुष्य है। क्रो-मैग्नन मानव के अस्थिपंजर फ्रांस में मिले हैं। क्रो-मैग्नन मनुष्य के 34,000 से 36,000 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। ऑप्शन ए है खरोष्टी, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है पाली। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी था। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है तथा सम्राट अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है तथा यह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है गेहूं व जौ, ऑप्शन सी है ज्वार, ऑप्शन डी है बाजरा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मानव द्वारा सबसे पहले गेहूं व जौ का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन ए है रुद्रदामन के, ऑप्शन बी है अशोक के, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रथम के, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदामन के अभिलेखों से मिलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख अपनी रोचकता, भाव प्रवणता एवं हृदयावर्जन के लिए प्रसिद्ध है। यह एक छोटा गद्य काव्य है तथा यह शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है तथा यह विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। ऑप्शन ए है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी है पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी है दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन डी है पश्चिम से पूर्व की ओर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है।
ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को अपने घर में उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है गुफाओं के शैल चित्र, ऑप्शन बी है खनिज, ऑप्शन सी है बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन डी है सोन नदी का उद्गम स्थल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। भीमबेटका अपनी गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है तथा भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1958 में डॉक्टर बी एस वाकणकर के द्वारा की गई थी। भीमबेटका का अर्थ होता है भीम के बैठने का स्थान तथा इस गुफा का नामकरण महाभारत के 5 पांडवों में से एक भीम के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मालती माधव के लेखक हैं। ऑप्शन ए है भाष, ऑप्शन बी है भवभूति, ऑप्शन सी है शूद्रक, ऑप्शन डी है हर्ष। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मालती माधव की रचना भवभूति ने की थी। भवभूति 7वीं और 8वीं शताब्दी के नाट्य रचनाकार थे जिनकी तुलना कालिदास से की जाती है। इनका वास्तविक नाम श्रीकांत नीलकंठ था। भवभूति की सबसे प्रसिद्ध रचना उत्तर रामचरित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? ऑप्शन ए है सिंधु व झेलम, ऑप्शन बी है झेलम व चेनाब, ऑप्शन सी है चेनाब व रावी, ऑप्शन डी है रावी व ब्यास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु व झेलम के बीच में स्थित था। तक्षशिला को विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ पर आचार्य चाणक्य और पाणिनि ने शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला शहर प्राचीन भारत में गांधार जनपद की राजधानी थी तथा यह एशिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए है विलियम जोन्स, ऑप्शन बी है चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी है जॉन मार्शल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है नंदनागरी, ऑप्शन सी है शारदा, ऑप्शन डी है खरोष्टी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि को दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था। खरोष्टी लिपि को गांधारी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। खरोष्टी लिपि का प्रयोग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी तक प्रमुख रूप से एशिया में होता था तथा भारत में कुषाण काल में इसका प्रयोग बहुतायत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी एक धारणा एक जैसी है? ऑप्शन ए है कर्मवाद का सिद्धांत, ऑप्शन बी है आत्मा की अनश्वरता, ऑप्शन सी है ईश्वर में विश्वास, ऑप्शन डी है कठोर तप और वैराग्य। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण तीनों धर्मों में कर्मवाद का सिद्धांत एक जैसा है। कर्मवाद का सिद्धांत भारतीय दर्शन का विशिष्ट सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार धार्मिक केंद्र है। ऑप्शन ए है सिखों के लिए, ऑप्शन बी है जैनों के लिए, ऑप्शन सी है बौद्धों के लिए, ऑप्शन डी है इन सभी के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। बिहार सिखों, जैनों एवं बौद्धों तीनों के लिए ही धार्मिक केंद्र है